आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विथ रोटेशन, है ना। रोटेशन को आज फटाफट निपटा दे, कहानी खत्म कर दे, आज इस मौके पे जला दे, है ना। रावण के साथ साथ रोटेशन भी जला दिया जाए। आओ सुनो, है ना। सबसे डरावना चैप्टर बच्चों का, एक सबसे डरावना चैप्टर है ना हमारे पूरे 11th क्लास का, रोटेशन। जब से देखते ही हाथ पांव फूल जाते हैं लोगों के, पर आज जो हम पढ़ेंगे उसके बाद देख के हमें लगेगा कि ये बड़ा आसान था। आज पढ़ने के बाद हमें देख के लगेगा कि बहुत ही आसान था, क्या टाइम पास कर रहे थे, है ना। लोग डरते क्यों है हमें समझ में आया नहीं। आज तक हमें समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों डरते थे लोग, राइट। आ जाओ सुनो, पहली बात हम बात करना शुरू करते हैं फोर्स पे। कहां पे बात करते हैं? फोर्स। याद करो जो हम लोग एनएलएम में फोर्स की बात कर रहे थे, एनएलएम में जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे तो फोर्स को क्या किया गया था, मेरी बात समझना ध्यान से। फोर्स को बोला गया था कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, टोटली एग्रीड, उसका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, टोटली एग्रीड, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, टोटली एग्रीड, पर वो एक और चीज पे डिपेंड करता था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स किस पे डिपेंड करता था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और पूरा चैप्टर रोटेशन सिर्फ इसी एक फंडामेंटल पे, फोर्स का इफेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे भी मैटर करता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेशन में, है ना। पहले याद करो एनएलएम में हम लोग क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एनएलएम में हम बोलते थे कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर F, राइट, और एक फोर्स लग रहा है F1, और एक फोर्स लग रहा है मान लो इधर F2, एक और नीचे लग रहा है मान लो F3। नीचे लगते हुए ही हमें ख्याल आ रहा होगा mg का, किसका ख्याल आ रहा होगा? mg का, राइट। तो इन एनएलएम ऐसी बात करते थे, एनएलएम में क्या करते थे कि इस पूरे को एक पॉइंट पे बनाते थे, F2 को उठा के शिफ्ट कर लेते थे इधर, F3 को सेंटर पे ही बना लिया, F1 को उठा के नीचे शिफ्ट कर लेते थे यहां पे, राइट। और बोलते थे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आर अलाउड। व्हाट इज अलाउड? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, है ना। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इधर उठा के शिफ्ट कर लो, उसके ना डायरेक्शन चेंज होने वाला है ना कुछ। पर ये बहुत ही बड़ी खतरनाक बात है रोटेशन में, ऐसे शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल स्टडीइंग रोटेशन शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड, है ना। पहली बात तो ये तबाही है, क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही चेंज कर दिया है। आपने क्या चेंज कर दिया है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, रोटेशन में आपको एनएलएम का पार्ट भी करना होगा। एनएलएम मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन को भी स्टडी करना होगा। आगे जाके हम सिर्फ रोटेशन ही नहीं, हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। मतलब बॉडी घूम भी रही होगी और चल भी रही होगी, जैसा पहिया साइकिल का पहिया घूमता भी रहेगा, चलता भी रहेगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है उसको रोल करा दिया, वो घूमता भी रहेगा, चलता भी रहेगा, तो दोनों स्टडी करना होगा। पर जब हम लोग ट्रांसलेशनल स्टडी करेंगे तब तो ऐसा बना सकते हैं, पर जब हम लोग रोटेशन पार्ट स्टडी कर रहे होंगे तो ऐसा करना अन्याय है, ऐसा करने अन्याय है ना। तो ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स समझना ध्यान से, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर is not allowed while studying rotation. Shifting of vectors is not allowed while studying rotation. पक्का 100%, है ना। उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, है ना, कि भाई शिफ्ट करना और फिर काम कर लें। बट हाँ, जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत बार शिफ्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय वो एनएलएम वाला पार्ट स्टडी कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल वी नीड टू कैलकुलेट नेट फोर्स। नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो एनएलएम पढ़ रहे हैं ना अभी, तो भाई रोटेशन में करना होगा, पर कर तो एनएलएम कर रहे हैं, तब ऐसा कर सकते हैं। तब ऐसा शिफ्ट कर लो, कंपोनेंट तोड़ लो, जोड़ घटा लो, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, पक्का, है ना। छोटा सा पॉइंट है, लिख लो फिर आगे बढ़े। और छोटा सा पॉइंट, एकदम छोटी छोटी बातों को लेके बढ़ेंगे एकदम आगे। आ जाओ, अब सुनो। इसके बाद मैंने क्या बोला उसको देखते हैं। बोला कि बच्चे ने बोला तो सर मतलब अभी भी समझ में नहीं आया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। मैंने कहा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तुम खुद फील करना, समझना ध्यान से। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल्स लेता हूं, ये क्लियर हो जाएगा। बोला कोई एक ऑब्जेक्ट है, मास m, इसके एग्जैक्ट सेंटर पे मैंने एक फोर्स लगाया F। क्या लगाया? F। तो ये बॉडी सिर्फ आगे चलेगी, ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। क्या करेगी? ट्रांसलेशनल, राइट। अगर वहीं पे एक और ऑब्जेक्ट लिया, यही ऑब्जेक्ट था M,
राइट। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो अगर मैं खींचूंगा तो तुम समझ सकते हो कि ये हल्का सा ऐसे उठ सकता है, चमक रही है, हल्का सा ऐसे उठ सकता है पीछे से, है ना, खींचेंगे तो उठ सकता है, राइट। तो ऐसी बात हो सकती है। या फिर मान लो मैं खड़ा हूं ऐसे, कोई आगे मेरे सर पे मारे फोर्स, तो मैं आगे पलट के टप टप पलटी मारता हुआ जाऊंगा ऐसे। कार्टून वार्टून में दिखाता है, अगर तुम देखो तो ऐसे ऊपर से मारते हो गोल गोल रोल होता हुआ जाता है बच्चा, या जो भी मतलब कार्टून होता है वो रोल होता हुआ जाता है ना, तो वैसी बात हो सकती है। तो ये रोटेट हो सकता है। अब तुम देखो यहाँ पे भी फोर्स लगाया एफ, यहाँ पे भी लगाया एफ, बस अंतर क्या है कि थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन चेंज्ड, डायरेक्शन नहीं चेंज किया, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया है, पर लेकिन क्या चेंज हो गया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल लीड टू रोटेशन। क्या कर रहा होगा, रोटेशन। अब तुम देखो तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है घुमाऊ इफेक्ट, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। यहां पे तो ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब लीनियर इफेक्ट, लीनियर मोशन। ट्रांसलेशनल को ही रेक्टिलीनियर भी बोलते हैं, रेक्टिलीनियर को ही सब लीनियर भी, मतलब कुछ भी बोल सकते हो ना, एक ही बात है सब। तो लीनियर मोशन और इन फोर्स, लीनियर मोशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की वजह से जो लीनियर मोशन है या लीनियर इफेक्ट है, तो उसको तो हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग सिंपली बोल देते हैं एफ नेट इक्वल टू टोटल मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे हम लोग कहानी खत्म कर लेते हैं, राइट। पर इसको स्टडी करने के लिए घुमाऊ इफेक्ट पढ़ना होगा, और घुमाऊ इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग एक और नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, जिसको आपने यूनिट डायमेंशंस वगैरह में नाम पे बहुत बार सुना है। उसको बोला है टॉर्क। क्या बोला गया है, टॉर्क। क्या बोला गया, टॉर्क, है ना। और टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ, है ना। बोलते हैं ये टाउ है। और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। बोला टाउ वेक्टर इज व्हाट, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ऐसा क्यों लिखा अभी मैं फील भी कराता हूं, पर लेकिन हाँ अभी तो देखो, टाउ वेक्टर इज व्हाट, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। ऐसी बातें हम पहले भी देख चुके होंगे यूनिट डायमेंशन वगैरह में। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको क्या लिखेंगे, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, राइट। अब देखो ये बहुत छोटी सी एम्फसाइज है, पर लेकिन ये बहुत छोटा सा कंफ्यूजन भी है, बच्चों को हमेशा चलता रहता है। क्या बोला गया कि सर V वॉज ओमेगा क्रॉस आर, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, ये क्या खुपेच है। हाँ भाई ऐसा ही है, पहली बात तो ऐसा ही है ना, अलग अलग बात है। अब वो आर क्रॉस ओमेगा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आर क्रॉस एफ है, तो वो सोचता है बच्चा V इज आर क्रॉस ओमेगा V, नहीं, V इज ओमेगा क्रॉस आर, वेयर इज टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। चमक रही है ना, उल्टा बात है ना। अच्छा, टॉर्क का एक और नाम भी है, उसको हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं, क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। दिख रहा है नीचे वाला, है हाँ, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। तो टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको एक और नाम, किसी भी चीज का मोमेंट लेना है तो आर क्रॉस करना है, क्या करना है, आर क्रॉस, राइट। तो टॉर्क इज व्हाट, मोमेंट ऑफ फोर्स। वह बच्चे ने वापस बोला कि सर ऐसा डिफाइन क्यों किया गया। मैंने कहा ऐसी डेफिनेशन क्यों है वो समझना, अभी इसको मतलब फील करके ले आते हैं, अभी तुम्हें फील हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है ना। ऐसा डेफिनेशन क्यों बनाया गया अभी तुम्हें फील होगा। देखो क्या किया मैंने, एक एक्स वाई एक्सिस बना ली, ओरिजिन से एक पॉइंट मास रख लिया आर दूरी पे, तो उसको बोला पोजीशन वेक्टर। क्या बोला, पोजीशन वेक्टर। समझ ही बात है ना। ऐसी तो पुरानी बातें, कोई नई बात तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा क्या किया, इस पॉइंट पे ना मैंने फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। फोर्स समझना ध्यान से, मैंने कहा फोर्स ऐसे लगा लेते हैं एफ। मैंने कहा इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे एफ लगाया। अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को एक रस्सी से ऐसे बांध के रखा हुआ है। किससे बांध रखा है, रस्सी से। रस्सी का मास नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मास है, ऑब्जेक्ट है कंपैरिजन में, तो उसको यहाँ पे एक रस्सी से बांध कर रखा है, मतलब वो यहाँ पे हिंज्ड है ना। ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। डन, पक्का है ना। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है ना, आर जो दूरी है। अब समझो आगे बोला गया कि बच्चे ऐसा ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों सिस्टम। मैंने कहा तुम बात को फील करो, तुम खुद देखो ध्यान से कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, कौन सा एंगल थीटा है, ये वाला, मतलब आर वेक्टर एफ के, याद करो जब भी किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनाना है तो इसको वैसे आगे शिफ्ट कर दिया गया होगा, पैरेलल शिफ्टिंग है ना, और फिर बोला गया होगा आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, थीटा। एग्रीड है, दोनों के टेल्स मैच करने चाहिए, क्या मैच करना चाहिए, टेल है ना, और यही एंगल थीटा होगा, यही एंगल यहां पे भी थीटा होगा, दोनों सेम एंगल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब बोला एफ के कंपोनेंट तोड़ लिए जाए, एक इधर कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, मतलब एक आर वेक्टर के अलोंग और एक आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला होगा एफ साइन थीटा, पक्का 100%। अब तुम समझो तो जहां पे हिंज कर रखा है ना, तो बेसिकली वहां पे ऑब्जर्वर है, मतलब वहां पे एक ऑब्जर्वर बैठ के ऐसे देख रहा होगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर बैठ के ऐसे देख रहा होगा। अब ऑब्जर्वर के हिसाब से ये एफ कॉस थीटा वाला इसको दूर लेके जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन करा रहा है, चमक रही है भाई। ऑब्जर्वर के हिसाब से जो फोर्स अलोंग दी उसकी दूरी लग रही होगी तो वो उसे आगे लेके जा रहा होगा, दूर लेके जा रहा होगा, राइट। तो ये तो दूर लेके जा रहा होगा, पर एफ साइन थीटा जो इसके परपेंडिकुलर वाला है वो इसमें घुमाऊ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। याद करो व्हेन वी वर स्टडीइंग सर्कुलर मोशन, तो मैंने कहा था सर्कुलर इज अ पर्सपेक्टिव, ये एक पर्सपेक्टिव है ना, बस यहां पे हिंज कर लिया और फील करने के लिए कि तुम्हें समझ में आएगी घूमेगा। हिंज क्यों कर दिया, बस ये फील करने के लिए घूमेगा, अगर नहीं भी करता तब भी तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए था कि एफ साइन थीटा की वजह से रोटेशन करेगा। याद है तुम लोगों को सर्कुलर में ऐसी बातें हमने पढ़ी थी, राइट। अब तो तुम सोचो कि देखो यही एफ साइन थीटा वाला ही तो एफ परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, बट ये परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, आर वेक्टर के, है ना, पोजीशन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब तुम देखो तो यही एफ परपेंडिकुलर जो है यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर घुमाऊ इफेक्ट, यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर घुमाऊ इफेक्ट, यही तो सर्कुलर प्रोवाइड कर रहा है ना। इस पे बैठ के देखूंगा तो ये थीटा को कम करने वाला कौन है, यही। अगर सिर्फ ये होता तो आगे जाता, थीटा वुडंट हैव चेंज्ड, थीटा नहीं चेंज हो रहा है मतलब एंगुलर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है, वो नहीं चेंज हो रहा है तो ओमेगा नहीं होता, ओमेगा नहीं चेंज होता, ओमेगा नहीं तो वही एक्सेलरेशन भी नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये थीटा चेंज कौन करवा रहा है, ये वाला, तो यही तो घुमाऊ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और जितना दूर होगा उतना मजा आएगा घूमने में, चमक रही बात 100% है ना। तो इसीलिए टॉर्क को तुम देखो तो ऐसा लिखा मैंने, आर एफ साइन थीटा 100% है ना। ऐसा ही हैंडल भी तुम देखो, तुम घरों में हैंडल होगा दरवाजे का, तो हैंडल किनारे पे होता है। दरवाजा, दरवाजा देखा है कभी कि शायद दरवाजा क्या हमारे घर में तो ऐसे खुला रहता सब, है ना, अलग ही लो। अरे भाई दरवाजा ऐसे होता है, इधर हिंज कर दिया है, बांध दिया है। अब जो क्या नाम है वो हैंडल होता है, हैंडल इधर कॉर्नर पे होता है एकदम खोलने के लिए। अब तुम कभी नहीं देखोगे कि एकदम मतलब खतरनाक वाला काम कर रखा है और हैंडल यही बना दिया, बोला अब खोलो, ऐसा नहीं होगा, है ना, कि बोला अब खोलो। भाई हैंडल किनारे रखते हैं, किनारे इसलिए रख रहे हैं कि तुम फील करो, जब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा, इधर खींचूंगा या बंद करूंगा, दो ही काम करूंगा हैंडल पे, खींचूंगा या फिर बंद करूंगा। तुम समझना वह हैंडल क्यों ऐसा लगाया गया है, हैंड ऐसे खींचा तो खींचा या बंद किया तो फोर्स बाहर के साइड लगेगा या अंदर के साइड लगेगा, एग्रीड है। दरवाजा दरवाजा है ना, हैंडल है, हैंडल से खींचूंगा तो बाहर के साइड, अंदर बंद कर रहा हूं तो अंदर के साइड, तो फोर्स अंदर या बाहर, तो मैं बाहर के साइड अभी मान लेता हूं उस पे फोर्स। अब तुम देखो ये तो होगा नहीं, है ना, ये टाइम पास है। अब तुम देखो तो जितना दूर होगा, ये आर वेक्टर है मेरे लिए, आर वेक्टर वो दूरी है जिसके अबाउट घूम रहा है, जिसके अबाउट घूम रहा है, मतलब जहां से देख के मैं देख रहा हूं कि घूम रहा है, जहां बैठ के देख रहा हूं।
अभी कहां ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा होगा, इसी पे जहां पे हिंज कर रखा है, क्योंकि इसके अबाउट ही घूम रहा है, उसी पॉइंट, इसी ये एक्सिस है ना, एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एग्रीड है मेरी बात है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। अब सुनो, बोला गया इस पॉइंट पे देखो तो ये आर और ये एफ, जितना दूर उतना ज्यादा घुमाऊ इफेक्ट, पहली बात तो खुद फील हो रहा है, पास चला जाऊंगा तो घुमाऊ ज्यादा ताकत लगेगा, राइट, तो जितना दूर उतना तो घुमाऊ इफेक्ट, और देखो आर और एफ को परपेंडिकुलर बनाया, थीटा 90 तो साइन 90 मैक्सिमम, साइन 90 क्या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टॉर्क, समझ में आ रही है मेरी बातें, 100% है ना। तो इसीलिए ऐसा रखा गया हैंडल, है ना, हैंडल लगाया गया कि भाई खोल लो बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम समझो एक और, यहां पे जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था तो इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं इसको बोल रहा हूं पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एग्रीड है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहां पे ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, डन। और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, तो मतलब व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, distance of point of application of force from point of rotation or axis of rotation, right, तो from point or axis of rotation, पक्का 100% डन। अब सुनो, कोई बच्चा आया एकदम मतलब खतरनाक दूसरे प्लेनेट से, बोला सर देखो सुनो बात इधर, मैंने क्या कहा, सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने कहा सर आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो, मैंने कहा क्या सर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, सर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, अरे ये पूरी एक्सिस है ना सर, मैंने कहा कैसा, उससे दूरी देखो ना, ज्यादा आ रही है, ज्यादा आएगी तो टॉर्क भी ज्यादा आएगा, मैं कहा रे सन्नाटे, मैं कहा सनसनी एकदम, मैं कहा टाइम पास करा लो तुम लोग, मैं कहा भाई साहब ये परपेंडिकुलर दूरी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की परपेंडिकुलर दूरी, फील कर पा रहे हो मेरी बात, 100% है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पक्का है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस बोल लो, ऐसे भी परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं अभी और समझ में आएगा। और देखो मैंने कहा ठीक है परपेंडिकुलर ना, बच्चा ने बोला तो सर यहाँ पे, एक और बच्चा है बस सर डाउट, क्या सर यहाँ पे, मैं कहा यहाँ पे भी है, वो कैसे, मैं कहा देखो, मैंने कहा ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन कितनी है, अरे ये ट्रायंगल में ये वाली लेंथ कितनी है, आर साइन थीटा, पक्का। मैंने कहा अब इसको ऐसे विजुअलाइज करो, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से, यहां पे एक एक्सिस है ऐसा मान लो कुछ, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स यहां पे लग रहा है, बोला इस फोर्स और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, इस फोर्स और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है आर साइन थीटा, तभी उधर लिखा है आर साइन थीटा इनटू एफ। चमका नहीं तुम लोगों, यहां पे टॉर्क क्या लिख रहा हूं, यहां पे टॉर्क लिख रहा हूं आर इंटू एफ, एग्रीड है ना। तो यहां पे भी बच्चे ने बात है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी मैंने बोली आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, बच्चे ने कहा सर यहां पे, मैंने कहा देखो ना यही तो आर परपेंडिकुलर है भाई साहब, क्यों मर रहे हो, मैंने कहा यही तो पांच परपेंडिकुलर है, फोर्स और इससे पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, मैंने कहा इसी को तो ये लिख सकते हो तुम, कितनी, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, एग्रीड एग्रीड है, चमक गई बात है तुम लोगों 100%। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे फिर,
पहले बच्चे में सर ये क्या सब फोर्स के कंपोनेंट भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा ऐसा भी लिख सकते हो जो आसान लगे। यहां पे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, R इंटू एफ परपेंडिकुलर, R इंटू एफ साइन थीटा ही तो एफ परपेंडिकुलर है, ये भी तो लिख सकते हो। तुम्हारी श्रद्धा है भाई, जो चाहे वो लिख लो, राइट। तो टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ इंटू एफ, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तुम्हारी मर्जी, जैसा मन करे वैसा लिखो, खुश रहो, गुस्सा मत हो बस। पक्का डन 100%। और टॉर्क की बातें की गई, किसकी बात की गई? टॉर्क। तो टॉर्क विल लीड टू घुमाऊ इफेक्ट। हमने कहा बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। बच्चे ने बोला सर घुमाऊ इफेक्ट, मैं कहा कैसे फोर्स है? मैंने कहा राइट। कैसे एक बात समझो, जो ये परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से घुमाऊ इफेक्ट आ रहा है, मैंने कहा हाँ आ रहा है। कैसे? टॉर्क में टॉर्क घुमाएगा मतलब ओमेगा चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? ओमेगा। मैंने कहा थीटा चेंज करेगा। मैंने कहा हाँ सर थीटा चेंज करेगा मतलब ओमेगा आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ध्यान तो सुनो। बच्चे बोला सर भाई सर घूमेगा मतलब थीटा चेंज होगा। मैंने कहा हाँ थीटा चेंज होगा तो ओमेगा आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ओमेगा इज व्हाट? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बच्चे में बस एक और बात, बस जो ये घुमा ओमेगा, ये घूमने वाली रफ्तार मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई तो मैंने कहा हाँ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो अल्फा आएगा। क्या आएगा? अल्फा। एग्रीड है 100%? हाँ मैंने कहा बच्चा बस अल्फा कब आता है? मैंने कहा याद करो सर्कुलर में अल्फा तब आता था जब 80 होता है। क्या होता है? 80 मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए। बच्चे बस अल्फा तब आता है जब 80 होता है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कैसे यहाँ पे आप टॉर्क तो इसी की बात कर रहे हो? मैंने कहा देखो बात तो सही है, आर एफ साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, काम चल रहा है ना, डन है। हाँ भाई टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एक तरीके से, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर तुम समझो कि अगर ये बॉडी सर्कुलर कर रही होगी, क्या कर रही होगी? सर्कुलर। सर्कुलर अगर कर रही है तो तुम समझना इधर बांध दिया मैंने, तो ये रस्सी इसको तोड़ के आगे तो नहीं लेके जा पाएगी, तोड़ के आगे तो लेके जा पाएगी नहीं, है ना रस्सी। तो ये ऐसे नाचेगा, ये नाचेगा। मैंने कहा हाँ कि मैंने कहा ये नाचेगा अगर ऐसे, ठीक है। तो ये नाचने की रफ्तार जो भाई चेंज हो रही होगी, है ना, उसको कौन चेंज कर रहा है? तुम बात समझो, जो ये ऐसे नाचेगा ना, फिर डन है। तो ये एफ साइन थीटा जो है, जो ये एफ साइन थीटा है, यहां पे लिखा है एफ परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये देख के लग रहा है कि सेंटीपिटल है। क्या है? सेंटीपिटल। बट इट इज नॉट सेंटीपिटल, इट इज टेंजेंशियल। देखो ध्यान से, वापस एक और नया डायग्राम बनाता हूं तो और फील हो जाएगा। इधर साइड में बना रहा हूं एक और डायग्राम, तुम्हें और फील होगा, देखना। इधर इसी का एक बना रहा हूं एक और डायग्राम, देखो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ और तुम्हें फील कराने के लिए। जब हम ऐसा लिखते हैं तो बच्चे को डाउट क्या आता है? मेरी बात सुनना। बोलता सर एफ परपेंडिकुलर, डाउट लिख रहा हूं बस, ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि ऐसा होता है, नहीं तो लोग आके बाद में लड़ेंगे, है ना। हाँ सुनो, एफ परपेंडिकुलर बच्चे को लगता है कि क्या है? एफ सेंटीपिटल, क्योंकि ऐसे ही तो बोलते थे परपेंडिकुलर फोर्स इज सेंटीपिटल फोर्स, एफ परपेंडिकुलर इज व्हाट? सेंटीपिटल फोर्स है। पर ये एफ सी जो सेंटीपिटल फोर्स है ये नहीं है ऐसा, ये एफ परपेंडिकुलर नहीं है। देखो ध्यान से, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स मतलब ये वाला। भाई ये हिंज है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट नाच रहा है ना, पक्का है ना। अब तुम देखो ऐसी बात हो रही है ना, तो भाई ये एफ परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो एक्चुअली ये एफ परपेंडिकुलर जो है आर वेक्टर के, ये एक्चुअली में तो टेंजेंशियल फोर्स है। क्या है? टेंजेंशियल फोर्स। फील कर पा रहे हो? यहां पे जो ये एफ सी परपेंडिकुलर होता था वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती थी, और वेलोसिटी इस साइड या इस साइड ही तो होगी, इधर या इधर, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है।
राइट। तो यहां तो वेलोसिटी और जो फोर्स है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है। आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट से भाई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जहां जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके बीच में आर वेक्टर है वो, राइट। जो यहां पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर वाला क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। बात समझ रही है 100%, है ना, कि ऐसी बातें हो रही हैं। डन डन, पक्का डन। अब सुनो, है ना, ऐसी बात है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मतलब जो ये एफ परपेंडिकुलर है, एक्चुअली में एफ परपेंडिकुलर क्या है, दिस एफ परपेंडिकुलर इज एफ टी। दिस इज व्हाट, एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स सर्कुलर का। ये क्या है, एफ टी। एंड अगर एफ टी है तो ए टी है, और अगर ए टी है तो क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा। डन। मतलब टॉर्क इज एफ परपेंडिकुलर विच इज एफ टी एंड दिस इज ए टी। ए टी विल लीड टू अल्फा। मतलब डायरेक्ट भी तो कुछ बनना चाहिए कि टॉर्क इज अल्फा, ये वाला भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए। मर गए मर गए मर गए मर गए दुनिया में, है ना भाई। टॉर्क इज व्हाट, है ना, टॉर्क पे एफ परपेंडिकुलर है, एफ परपेंडिकुलर पे एफ टी है, एफ टी ही ए टी की वजह, एफ टी है तो ए टी है, ए टी है तो अल्फा है। अगर ऐसी बात है तो मतलब टॉर्क इज लीडिंग टू अल्फा। पक्का पक्का 100% डन बातें। अब तो हम लोग कहां बढ़े, हमारा मेन मुद्दा आया कि टॉर्क को अल्फा निकालने में, किसमें निकालने में, टॉर्क एंड अल्फा। तो उसकी बातें करें। देखो मिटाऊं मैं सब, फटाफट छापो फिर आगे बढ़े। और सुनो, मैंने कहा ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सुनो, बिल्कुल, है ना। अब सुनो, तो मतलब टॉर्क विल लीड टू एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या लेके आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन को लीड करेगा, मतलब टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई ना तो कोई रिलेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेशन। तो उस रिलेशन की खोज हुई, किधर पढ़े हम लोग, उस रिलेशन की खोज में। उस रिलेशन की खोज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखना, बोला टॉर्क इज व्हाट, आर एफ साइन थीटा। सही बात है, टॉर्क इज व्हाट, आर एफ साइन थीटा। बोला आर एफ साइन थीटा कैन बी रिटन एज आर इंटू एफ टी। चमक रहा है तुम लोगों को, है ना, परपेंडिकुलर ही एफ टी है। नाउ एफ टी इज व्हाट, आर इंटू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एग्रीड है 100%, है ना। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू आर। अभी तो देखा था, मतलब सर्कुलर में ही तो पढ़ा था, याद है तुम लोगों इधर से क्यों पकड़ पकड़ कर रहा था मैं, इसीलिए। तो बोला अगर ऐसी बात है तो मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो टॉर्क और अल्फा में रिलेशन आ गया, किसके बीच में आ गया रिलेशन, टॉर्क और अल्फा में। और सुनो और सुनना ध्यान से, राइट। अगर बहुत सारी बॉडीज होती हैं, फॉर मल्टीपल बॉडीज, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर मल्टीपल बॉडी होती, मतलब एक m1 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है r1 दूरी पे, एक m2 ऑब्जेक्ट रखा है r2 दूरी पे, अलग अलग है ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग मासेज है ना, और पूरा का पूरा सिस्टम एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है। किससे रोटेट कर रहा है, अल्फा से। तो टॉर्क क्या लिखता मैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन इनटू अल्फा। अगर भाई पूरा का पूरा सिस्टम तो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, किससे घूम रहा है, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से पूरा का पूरा
सिस्टम, है ना। अगर पूरा का पूरा सिस्टम सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है और हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पे रखा हुआ है, एक r1 पे, एक r2 पे, एक r3 पे, कहीं एक कहीं, और सबके मासेस अलग अलग हैं, तो इसको ऐसे लिख लेता। डन। और सुनो, बच्चे ने बोला ठीक है सर, खुश हुआ मैं। मैंने कहा अभी मत खुश हो, अभी और देखो। मैं कहा अभी और देखो। बोला इधर एक r1 ऑब्जेक्ट, मास m1, ये इधर मान लो v1 रफ्तार से चलता है। एक और ऑब्जेक्ट r2, ये m2, ये इधर चलता है v2 रफ्तार से। ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक ही एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा से घूम रहे हैं। किससे घूम रहे हैं? ओमेगा से। मतलब तुम समझो कि ऐसा होने वाला है कि ये बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एक छोटे छोटे हैं, वो सारे के सारे एक बड़े सिस्टम का पार्ट है। एक बड़ी सी बॉडी है जिसमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे अभी मैं एक बड़ा सा सिस्टम हूं, मैं इधर शोल्डर, ये नाक, इधर कान, सब घूम रहे हैं, सबका कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। हम रोटेट कर रहे हैं, तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट मासेस हैं ये सब। एग्रीड है? पक्का। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का लिखूंगा फिर उसको वापस जनरलाइज कर दूंगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, पर लेकिन क्या लिखूं? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग पॉइंट मास। क्या लिखूंगा? बात समझना। काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, बट व्हाट इज वी? वी इज आर ओमेगा। अभी तो पढ़ चुके हैं पहले सर्कुलर में बातें कर चुके हैं। व्हाट इज वी? वी इज आर ओमेगा, राइट। तो हाफ एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज व्हाट? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अभी एक के लिए लिखा, फिर जनरलाइज कर लेंगे बाकियों के लिए। अभी एक के लिए लिखा, फिर किसके लिए जनरलाइज कर लेंगे? बाकियों के लिए। फॉर मल्टीपल बॉडीज ऐसे ही। किसके लिए? मल्टीपल बॉडीज, है ना, समझना। फॉर मल्टीपल बॉडीज, है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं इसको, रोटेशन की वजह से आ रही है ना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तब क्या लिखूंगा? अब m1 r1 है, तो क्या लिखूंगा मैं इधर? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ये सब तो लिखूंगा। हाफ और ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा पूरा का पूरा, तो हाफ कॉमन। पक्का 100%। बच्चा आगे हमने बोला यार ये देखो कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या? मैं बोला यार जैसा यहां पे सिस्टम दिख रहा है वैसा ही यहां पे भी दिख रहा है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, ऐसा ही दिख रहा है, कुछ कुछ सेम दिख रही है बातें दोनों जगह। पक्का। अगर नॉर्मली हम ट्रांसलेट मतलब लीनियर मोशन की बातें करते हैं तो हम लीनियर में ऐसी बातें करते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर फॉर लीनियर मोशन। लिखना मत, बस समझने के लिए रिमाइंडर, है ना। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यहां पे देखो तो टॉर्क इज घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे वो रोटेशनल वेरिएबल्स हैं, ये लीनियर वेरिएबल्स हैं, ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स हैं। वो रोटेशनल है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। जो इफेक्ट फोर्स, जो फोर्स की बातें होती हैं ट्रांसलेशनल में, वैसा ही तो टॉर्क है, वैसा ही कौन है? टॉर्क है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी केटी, ट्रांसलेशनल या लीनियर, ऊपर लीनियर लिखा हुआ है, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। पर लेकिन एक दिक्कत यह है कि यहां पे बीच में एक और मास आया था, यहां पे मास नहीं है पर कुछ और खुपेच है। यहां पे भी मास आई थी पर यहां पे मास नहीं है, कुछ और भी खुपेच है। अकेला मास पे ही नहीं डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। R1 R2 क्या है? डिपेंड कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट घूम रहा है उससे दूरी कितनी है ऑब्जेक्ट की। R1 R2 क्या है? जो वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है ओमेगा से, उससे दूरी कितनी है।
उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। एग्रीड है? तो अब जो ये बातें हैं इसको हमने एक नाम दिया इस फिजिकल क्वांटिटी को, और बोला इसको हम एक नाम देते हैं और बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया गया आई से। किससे डिनोट किया गया? आई। वैसे ही इसको भी क्या लिखा गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किससे डिनोट किया गया? आई। तो अब मैं जब मुझे बोलना होगा कि टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, तो मैं बोलूंगा टॉर्क इज आई अल्फा। और मुझे कोई बोलेगा कि व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं बोलूंगा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। चमक रही बात है? 100% है ना? तो व्हाट वी, भाई एक नई चीज डिफाइन की, क्या बोला गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन मास, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस of objects from point of rotation or axis of rotation। चमक पा रहे हो मेरी बातें? 100%। जो अपना क्या नाम है ये पूरा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड करता। जैसे यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे मास के साथ साथ वो कितनी दूरी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, R1 R2 क्या है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। डन है मेरी बातें? 100%। इतना छापो, फिर हम लोग कहां बढ़ेंगे? तो व्हाट वी नीड टू स्टडी न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो अभी अभी पैदा हुई है, अभी अभी निकाला गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर उसके पहले एक और छोटी सी बात कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट, इसकी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। चमक रहा है क्या? मास इंटू एम आर स्क्वायर है ना, तो केजी मीटर स्क्वायर यूनिट। नर्सरी क्लास टाइप देख रहे होगे कितना आसान है, फर्जी वाला चल रहा पूरा। हाँ हाँ पक्का पक्का, आगे बढ़ जाए। अब सुनो वापस, हाँ देखो, अब देखो बातें समझना। एक और चीज डिफाइन की गई, लोगों ने बोला सर मतलब अगर फोर्स F इक्वल टू ma होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, या फिर उल्टा लिखता हूं जैसे, लोगों ने बोला सर अगर F इक्वल टू ma है तो उसका रोटेशनल एनालॉग, रोटेशनल एनालॉग मतलब रोटेशन में है ना, रोटेशन में उसकी जगह पे लिखना चाहिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। मैंने कहा यस। रोटेशन एनालॉग क्या है? एनालॉग मतलब सिमिलैरिटी है ना, जैसा F इक्वल टू ma वैसे यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। लोगों ने, मैंने कहा ठीक है। कहा सर जब काइनेटिक एनर्जी लिखनी थी तो इधर मैंने लिखा हाफ आई सॉरी उधर वाला लिख लिया हाफ एम वी स्क्वायर, मैं रोटेशन की भावनाओं में बह गया, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो मैंने कहा इधर क्या आ जाएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमने कहा ठीक है। बोला सर एक और बात समझो, यहाँ पे न्यूटन का एक सेकंड लॉ था, न्यूटन चाचा का। मैंने क्या बोला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या F इक्वल टू dp बाई dt। मैंने कहा हाँ था ना। कैसे यहां पे क्या एनालॉग है? मैंने कहा है। बोला F की जगह तो टॉर्क लिख लो, वो लीनियर मोमेंटम है, उसकी जगह एंगुलर मोमेंटम लिख लो। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करना। किससे डिनोट करना? L से, है ना। बोला L इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम का एनालॉग इज एंगुलर मोमेंटम। बोला व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तुम्हें वेक्टर समझ में आ रहे हैं कहां कहां बना रहा हूं मैं?
चमक रहा है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। कुछ भरोसा नहीं तुम लोग का, कोई भरोसा नहीं। हाँ डन। हाँ अब सुनो आगे देखो, अब देखो तो बोला L की वैल्यू क्या लिख ली? R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो एक्चुअली में तो पहले यही डिफाइन किया गया था, तुम समझना, हमने कहानी उल्टी पढ़ी है। बोला इसको डिफाइन किया गया और बोला टॉर्क इज dl वेक्टर बाई dt होता है। अरे टॉर्क इज व्हाट? dl बाई dt। अब L की वैल्यू इसमें पुट की, देखना ध्यान से देखो, इधर इसकी वैल्यू पुट की मैंने, फिर मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। दो क्वांटिटी है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को एज इट इज, मतलब dr वेक्टर बाई dt क्रॉस p वेक्टर प्लस पहले को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे dp वेक्टर बाई dt। चमक रही बात है जो ब्लू से लिख रहा हूं? हाँ, पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को एज इट इज, फिर पहले को एज इट इज, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। हमने कहा ठीक है, dr बाई dt ही तो वेलोसिटी होती है भाई, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करो वही तो वेलोसिटी मिलता है, वही तो क्या होता है? वेलोसिटी। तो मैंने इसको लिखा v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर को मैं लिख सकता हूं m इंटू v वेक्टर। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। बोला प्लस r वेक्टर dp बाई dt इज व्हाट? f वेक्टर। क्या होता है वो? f वेक्टर। अरे वो तो वहां पे न्यूटन चाचा बता गए थे, राइट? अब समझना, हमने कुछ और भी बातें पढ़ी थी जो रिपीट टेलीकास्ट है, मतलब है ना, पुरानी बातें हैं क्या, कि अगर मैं किसी भी एक वेक्टर को उसी से क्रॉस करूं, a क्रॉस a करूं, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। a क्रॉस a करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b करता तो मैग्नीट्यूड ऑफ b और ab साइन थीटा लिखता। अब बोला a क्रॉस a करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू साइन 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, सेम ही है तो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, तो 0 आ जाएगा। वैसे ही i क्रॉस i भी 0 होता है, j क्रॉस j भी 0 होता है, k क्रॉस k भी 0 होता है। तो ये वाला टर्म देखो v क्रॉस v है एक तरीके से, क्योंकि मास तो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा। v क्रॉस v तो 0 होता है, तो ये तबाही मच के इसकी 0 हो गई है, इसकी 0 हो गई, तो मैंने बोला मतलब यही तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर है। और ये चल क्या रहा था? टॉर्क वेक्टर। तो हमने बोला इसीलिए टॉर्क इज r क्रॉस f, जो ऊपर कहीं बोला था इनिशियली स्टार्टिंग में। चमका ही नहीं, चमक रही बातें तुम लोगों। मैंने L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, यहां से मैं टॉर्क को लिखा dl बाई dt, और उससे मैंने प्रूव कर दिया कि टॉर्क इज R क्रॉस F। पक्का 100%। लोग तो सर पकड़ के बैठ गए, पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ देवदास बन गए लोग। सुनो पक्का पक्का, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो ये टॉर्क की बातें की गई, ऐसी बातें की गई। अब देखो, जब मैं एंगुलर मोमेंटम पे थोड़ा सा और एम्फसाइज करूं, एंगुलर मोमेंटम पे, किस पे? एंगुलर मोमेंटम। देखना मरो मत, इतनी आसान आसान बातें बता रहा हूं, नर्सरी क्लास टाइप्स एकदम। देखो इधर, जब इसको लिखता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता L इक्वल टू R mv। R और P के बीच में एंगल 90 डिग्री मान लेते हैं। ऐसा क्यों मान लेते हैं? उसका रीजन भी है, तुम देखो तो ये वाला है मेरा R वेक्टर, ये वाला है मेरा वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है तो इधर ही मोमेंटम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। जिंदगी ओरिजिन रोटेट कर दिया है, ऑब्जेक्ट छोटा सा नन्ना था, डन। अब तो बोला R और P के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो R P sin 90, sin 90 की वैल्यू हो गई 1, तो R इंटू एम वी। V को वापस लिख लिया R ओमेगा, तो M को इसको लिखा R ओमेगा, तो L की वैल्यू वापस आ गई m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब यही तो I ओमेगा है। तो भाई साहब कुछ भी पढ़ने चलो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में टांग अड़ा देता है। कुछ भी पढ़ लो, L पढ़ लो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में घुस जाता है, और फिर टॉर्क पढ़ लो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घुस जाता है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लो तब भी घुस जाता है।
कुछ भी पढ़ लो, कहानी यही चल रही है। हमेशा हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया टांग अड़ा देता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाले बिना कुछ किया नहीं जा सकता। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना पड़ेगा अगले कुछ देर तक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट सिस्टम्स के हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा होगा तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। डन है? 100% पक्का? छाप लो। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। अभी तक में किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। फालतू का नहीं पर लेकिन, है ना? हाँ, रिलेवेंट। फालतू का डाउट बोल पूछते हुए पाए गए तो तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। परपेंडिकुलर वाला वापस बताओ। परपेंडिकुलर वाला कौन सा? मेगा कौन सा? ये वाला डायग्राम, ये आर और ये वी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90। हाँ जो भाई ये आर है और ये पी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। वेलोसिटी इस साइड है, कोई भी पार्टिकल इधर घूम रहा है, कोई भी पार्टिकल इधर घूम रहा है, तो इधर वेलोसिटी है, इधर आर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। ये वेलोसिटी है तो इधर ही मोमेंटम है, तो मोमेंटम और आर के बीच में भी एंगल कितना? 90। तो आर पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मेगा। P इज मोमेंटम। लोगों को ये नहीं पता अभी तक कि P क्या है। हाँ, लोग पूछ रहे हैं P क्या है। भाई P मोमेंटम होता है ना? लोगों को ये नहीं पता, क्या ही समझ में आएगा फिर। पक्का? डन। लोग कह रहे हैं सारा ही डाउट है, सारा ही डाउट है, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? क्या कर सकते हैं फिर तो, हाँ। फिर तो किसी को सारा ही डाउट है तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता, है ना? वापस जब रिकॉर्डेड लेक्चर डल जाएगा 3-4 बार और देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आएगा सेंटर पे आके पूछ लेना, है ना? जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता फिर तो, है ना? क्योंकि ये बहुत आसान ही पढ़ाया जा रहा है ना, इससे आसान कुछ पढ़ाया भी नहीं जा सकता, इससे आसान कुछ नहीं पढ़ा सकता, पहले बता दूं, है ना? ये एकदम आसान पढ़ाया जा रहा है। पक्का? आओ सुनो, आओ देखो आगे बढ़े। अब सुनो, हाँ, तो अब मेन मुद्दा क्या है कि व्हाट वी नीड टू स्टडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चलते हैं, है ना? उस पे बातें करते हैं। देखो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। किसके लिए निकालते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट निकालते हैं, देखोगे तुम खुद कितना आसान है ना? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब मान लो मास 1 kg का, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास 2 kg का, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास 3 kg का, और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास 4 kg का। ये पूरी की ये जो एक स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की जो दूरी है ये है 2 मीटर। ये कितनी है? 2 मीटर, है ना? स्क्वायर की। पहली बात समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड करता, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है पॉइंट ऑफ रोटेशन से। पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है ना? कितने दूर पे है उस पे भी डिपेंड करता है, राइट? उस पे भी तो बातें करता है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे तो वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सर्टेन एक्सिस और सर्टेन पॉइंट ऑफ रोटेशन। वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सर्टेन एक्सिस और सर्टेन पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन? किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? सेंटर ऑफ मास। देखो पूरे सिस्टम का निकालते थे, वहां पे कोई पॉइंट नहीं होता था जिसके अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं,
सेंटर ऑफ मास तो कोई सिस्टम का होता था, है ना, पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने चेंज की, योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। एक ही सिस्टम का आपने अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज की, पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। तो कैलकुलेट करते हैं यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो इस पॉइंट के अबाउट, ये वाला पॉइंट ए है ना, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। करो, एक्सिस ऐसे जा रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बाहर निकल रही है ना, तो बोला कैलकुलेट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोटे में MOI लिखेंगे, MOI अबाउट ए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए। देख लो सामने बोर्ड पे, हाँ 48 है, बिल्कुल सही बात है ना, एकदम आसान बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है कि भाई इसके अबाउट निकालना है, तो 1 × 0, इस पॉइंट से इस मास की दूरी कितनी है 0, इसका निकालना है, तो 2 × इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली 2 का स्क्वायर मतलब 4 है, दूरी है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4। इस वाले के लिए ये वाली दूरी होगी 2√2, जो ये वाली दूरी होगी, है ना, डायगोनल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ये आएगा 2√2। ये 2√2 तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 × 2 लिखा है, इसीलिए वो 3 × 4 × 2 है ना, प्लस इस वाले के लिए, इससे ये वाली दूरी कितनी है 2 की स्क्वायर है पूरा, है ना, तो 4 × 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, बाकी जोड़ लिया 48 आंसर। एग्रीड है ना, तो एकदम आसान काम है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो, कोई सिस्टम ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। डन, आगे बढ़े। पक्का mr² निकालना है, m1r1² + m2r2², ये वाला काम किया है। अब कैसा भी सिस्टम आ सकता है तुम समझना, है ना। मान लो एक एग्जांपल दे दिया, मुझे बोला गया कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ले लो भाई, मान लो ये रेक्टेंगल दे दिया गया, तो क्या होगा, आपकी बात दूरियां बस अलग अलग हो जाएंगी, दूरियां अलग अलग हो जाएंगी, है ना। मान लो सेंटर से पूछ लिया तो और आसान हो जाएगा, सबसे दूरी भी सेम हो जाएगी, किसी भी पॉइंट के अबाउट पूछा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अगला मान लो कोई ट्रायंगल ले लिया, मान लो किसी ने बोला ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, 3 पॉइंट मासेस रख दिए एंड पे, निकाल लेंगे, दूरी पता करनी है बस, और तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लो ये भी m है, ये भी m है इधर वाला, और इधर वाला भी m है, सारी a दूरी पे हैं, और इस a पॉइंट के अबाउट ही पूछ लिया मुझसे, तो क्या लिखूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका भी ma², इसका भी ma², तो आंसर आ जाएगा 2ma²। फील कर पा रहे हो मेरी बातें, 100% है ना, ओरल एकदम, है ना। तो पॉइंट मासेस के लिए एकदम ही ओरल है, मतलब कुछ करना नहीं है, उससे बस दूरी देखनी है और कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट से उसकी दूरी देखनी है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां पे, और m1r1² + m2r2² लिखा लो। अरे लोग कह रहे हैं सर अगर सेंटर से लेंगे तो अपोजिट साइन वाले का निगेटिव, निगेटिव रखने पे फर्क क्या पड़ेगा, r का स्क्वायर ही तो करना है, पॉजिटिव ही बन जाएगा। अरे mr² है ना, तो निगेटिव भी रखोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, है ना, वो तो भाई पॉजिटिव बन जाएगा, तो बस दूरी देखो, स्क्वायर करो, खत्म, ऐश पार्टी है पूरी। ठीक है, नन्ना मुन्ना एकदम चवन्नी वाले सवाल है, एकदम एकदम चवन्नी वाले सवाल। डन। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए सवाल बनाए, किसके लिए बनाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, राइट। एक और सवाल बनाते हैं जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स है, मतलब फॉर एग्जांपल रॉड, रिंग, डिस्क, हेमिस्फीयर, याद है तुम लोग, ऐसी बात है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ख्याल आ रहा है तुम लोगों के नाम लेते ही, रॉड, रिंग, डिस्क, है ना, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, है ना, फिर उधर सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, राइट। तो उन सब की बातें करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज, हेडिंग डाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज।
पक्का पक्का है ना। अब सुनो, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो मैं लिखना शुरू करता हूं, कुछ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया जाएगा हमें कि ऐसा होता है ना। इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले कुछ की बातें बता दी जाएंगी कि इसकी होती है, फिर कुछ और एक्सिस के अबाउट हमें निकालना पड़ेगा बाय सम थ्योरम्स को यूज करके हमें और निकालना पड़ेगा। चमक रही मेरी बातें, है ना। पहले तो हम बात कर लेंगे कुछ की हमें दे रखा है। फॉर एग्जांपल क्या, कि मान लो कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है, इसके सेंटर से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है तो I की वैल्यू होती है mL²/12। मैं बता रहा हूं है ना इसके अबाउट। अगर इसकी लेंथ L है, कितनी है L, इसका मास कितना है m, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रॉड कैसे घूम रही होगी, ऐसे ये रॉड पड़ी हुई है तो रॉड ऐसे से घूम रही होगी, राइट। एक्सिस ये है इसकी रोटेशन की, तो इसके अबाउट रॉड ऐसे से घूम रही होगी, रोटेशन ऐसे हो रहा होगा, पक्का 100%। तो mL²/12। अगला एक और समझो, सेंटर है, उसका रेडियस r है, इसका मास m है, क्या है m। अब इसी एक्सिस के अबाउट, मतलब क्या है कि ऐसे रखा हुआ है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूछ ले कोई, इस एक्सिस के अबाउट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई पूछ ले, तो I की वैल्यू है mr²। तुम्हें लॉजिकली फील होनी चाहिए, मेरी बात समझना। इसका प्रूफ भी ओरल है, बता देता हूं, देखो ध्यान से, है ना। वैसे हर एक का प्रूफ करेंगे, तुम लोगों को एहसास हो रहा होगा, आगे चल के हम हर एक का प्रूफ करेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास का किया गया था, ठीक है। पर अभी तो याद कर ले रहे हैं, देखो ध्यान से। इसके अबाउट देखो, बहुत आसान है, क्योंकि हर एक जो छोटे छोटे मास होंगे सारे के सारे इस एक्सिस से r दूरी पे हैं। छोटा छोटा मास कंसीडर कर लो, मान लो ये कोई dm मास है, तो ये कितनी दूरी पे होगा, dm × r²। तो इस पे जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा di, वो क्या लिखूंगा, dm × r²। फिर बोलूंगा इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, r तो हर एक के लिए सेम है, बाहर आ जाएगा, dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, m, तो आंसर आ गया mr²। फील हो पा रही है मेरी बातें, बहुत ही आसान काम एकदम, है ना, कि किसी भी एक छोटे के लिए लिख लिया dm और फिर हमने बाहर लिख लिया। 100%। और सुनो, है ना, सेकंड के बाद देखो थर्ड, ये रिंग है, क्या है, रिंग, ये क्या था, रॉड, लिख लेना सब। थर्ड, इस वाले एक्सिस के अबाउट है ना, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, रिंग के। अगला ये क्या है, डिस्क, है ना, इसका रेडियस r, मास कितना है m। तुम पहले मुझे ये बताओ कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वापस इसी पॉइंट के अबाउट बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा, फील कर सकते हो, पहले फील कर लो अपने मन में, इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा, फीलिंग से। इस रिंग से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कम ना भाई, कम क्यों, क्योंकि तुम समझो यहां पे जो m मास है वो कोई पास भी होगा, कोई पास है तो मतलब r दूरी कम है, यहां पे तो सारे r दूरी पे ही थे, पूरा m मास r दूरी पे ही था, यहां ये पूरी डिस्क m मास की है, तो सिर्फ m मास एंड्स पे ही थोड़ी है, कुछ पास में भी तो है, तो उनके लिए दूरी कम हो गई तो फिर भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया r पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फील कर पा रहे हो मेरी बात, इसीलिए यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हमारे पास mr²/2, कितनी, mr²/2, पक्का। आगे सुनो, और ये डिस्क के बाद फोर्थ समझो, है ना, फोर्थ समझो। फोर्थ क्या है, बोला गया डिस्क के बाद एक और है मेरे पास सिलेंडर, या हॉलो सिलेंडर मान लेते पहले, हॉलो सिलेंडर, हॉलो, इसकी रेडियस r है, इस हॉलो सिलेंडर का मास m है, क्या है, मास m, इस हॉलो सिलेंडर का मास m है, और इसका रेडियस कितना है, r है।
राइट। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम देखो मैं बता रहा हूं mr², फील कर पा रहे हो क्या? वापस अगर तुम देखो तो सारा मास है वो हॉलो है, मतलब एंड्स पे ही है, सर्कमफरेंस पे ये पूरा का पूरा सारा वापस m दूरी पे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेंटर पे ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे जो एंड्स पे साइड साइड में सारा का सारा r दूरी पे ही तो है। अरे हॉलो सिलेंडर बेसिकली क्या है तुम समझो, हॉलो सिलेंडर इज मोटी रिंग। हॉलो सिलेंडर भाई मोटी रिंग है और कुछ है ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? फील कर पा रहे हो मेरी बातें? 100% है ना। तो हॉलो सिलेंडर इज मोटी रिंग। और सुनो, लिखते चल रहे हो तुम लोग मेरे साथ साथ, मेरे हिसाब से, है ना। फोर्थ के बाद फिफ्थ बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर के बाद क्या है मेरे पास? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है ना हॉलो सिलेंडर के बाद, समझना। है सॉलिड सिलेंडर, है ना। सॉलिड सिलेंडर, आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m। तुम्हें दिमाग में आ रहा है क्या कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तुम्हें फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है, लोग कुछ लोग बोल भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। कितना आएगा इसका? mr²/2। चमक गई बात। मोटी डिस्क, अरे ये क्या हो गया होगा? मोटी डिस्क, और थोड़ी कुछ है, हाँ भाई वो डिस्क टाइप्स। अब की बात डन 100%, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही। और सुनो, और लिखता हूं मैं, और लिखता हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन मत भूल जाना, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी दुनिया की। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन मत भूल जाना। और सुनो, पांचवें के बाद आगे बढ़ते हैं छठे पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे पे। छठा क्या है? हॉलो स्फीयर। क्या है? हॉलो स्फीयर, है ना। हॉलो स्फीयर मतलब ऐसे, राइट भाई। हॉलो स्फीयर 3D में है तो भाई कैसे भी चले जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना भाई। ये एक डायमीटर होगा ये, एक तरीके से तुम देखो तो, और ये सारे डायमीटर आइडेंटिकल हैं। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, कुछ भी ले लो, सारे डायमीटर आइडेंटिकल्स हैं। चमक रही बात है? सारे के सारे डायमीटर क्या है भाई? हॉलो स्फीयर है ना, पूरा 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 स्फीयर है ना हॉलो स्फीयर, सब डायमीटर आइडेंटिकल है। इसका रेडियस r है। कितना है? r। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका mr²। नहीं भाई, क्या बातें कर रहे हो, है ना। mr² ना मुमकिन है, तुम सब तो r दूरी पे। अबे सेंटर से ये गोला है ऐसा, अगर कोई भी सेंटर ऐसे बना लूंगा तो देखो ऊपर वाले पॉइंट पास पास हैं। भाई ये सेंटर से जा रहा है पास करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये ऊपर वाले पॉइंट के तो मासेस पास पास है ना। तो अब mr² कैसे आएगा? अब कुछ अलग आएगा। कुछ अलग कितना आएगा वो मैं बताता हूं। I की वैल्यू है 2/3 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr²। चमक रही बातें? 100% है ना। तुम बात समझो एक और कि कुछ लोगों ने बताया अभी अभी मुझको 2 mr², mr² से तो ज्यादा आ ही नहीं सकता। तुम बात फील करो, ये बाबा 3D है तो इसके पास है कुछ ऑब्जेक्ट्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कम हो जाएगा। सारा m मास अगर r दूरी पे होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। कुछ मासेस अब पास आ गए हैं तो अब mr² से पक्का कम होगा। तो अभी तो 2/3 mr² बता रहा हूं। कितना बता रहा हूं? 2/3 mr²। पक्का। हॉलो स्फीयर के बाद एक और क्या आना चाहिए? हॉलो के बाद
सॉलिड, क्या आना चाहिए, सॉलिड। सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा कि इससे कम, कम है ना, बिल्कुल सही बात है, इससे ज्यादा कि इससे कम, इससे कम। वैसे ही ऐसे ही वाली बात है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रिंग, डिस्क, वैसी बात है। तो हॉलो सिलेंडर के बाद आएगा सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के बाद आता है सॉलिड सिलेंडर। अरे सॉलिड सिलेंडर लिख रहा हूं, हॉलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर लिखता हूं इसके अबाउट, है ना। इसका ये रेडियस r, इसका मास m, कितना मास m, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2/5 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2/5 mr², है ना। 1/3 नहीं है ना, तुक्केबाजी चल रही है लोगों की, है ना। 2/5 mr², है ना, इससे कम थोड़ा, इससे कम, है ना, 2/5 mr²। डन। बहुत बार कंफ्यूजन होगा कि कौन सा सॉलिड स्फीयर, कौन सा हॉलो स्फीयर का, तो समझ में आना चाहिए हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर का कम होगा। तो इधर 2/3 तो उधर कितना, 2/5। कंफ्यूजन होता है बहुत बार आगे चल के कि कौन सा किसका, है ना, सॉलिड और हॉलो में, तो इसीलिए ऐसी बात है। एक और लिख रहा हूं लास्ट वन यहाँ पे, कोन। क्या लिख रहा हूं, कोन, हॉलो कोन। क्या लिख रहा हूं, हॉलो कोन। हॉलो कोन का समझना ध्यान से, इधर देखो, हेमिस्फीयर और वो सब नहीं बात करेंगे अभी, है ना। इधर हेमिस्फीयर वगैरह की बात नहीं करेंगे, वो स्टैंडर्ड्स नहीं है, उनको आगे मतलब कभी पढ़ लेंगे बाद में। ये सब पूछे ही जाते हैं ना हम लोगों को, जो मेन चीजें पूछी जाती हैं, जो स्टैंडर्ड है उनकी बात कर रहा हूं, वो भी एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं, है ना। ये भी जल्दी नहीं पूछी जाते वैसे तो जो लिख रहा हूं, पर लेकिन फिर भी, है ना। हॉलो कोन, ठीक है, हॉलो कोन की बात करते हैं। देखो सेमी सर्कुलर नहीं होता, है ना, निकाल लेंगे हम लोग आगे चल के, एडवांस में जब बात करेंगे सेमी सर्कुलर वगैरह के निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना, अभी परेशान नहीं होते। आ जाओ हॉलो कोन की बात करें। हॉलो कोन कुछ ऐसा है, सॉफ्टी का कोन टाइप्स, है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये रेडियस r है, इसका मास m है, मास कितना है m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, समझना। तो मैं पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूं, फिर फील कराता हूं, mr²/2। हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, किसका है, डिस्क का, किसका, डिस्क। अब तुम समझना हुआ क्या होगा, हॉलो कोन ऐसे पड़ा हुआ है, इसको ऐसे रख के चिपटा कर दिया, इसको ऐसे रख के चिपटा कर दिया। अब तुम समझो, तो ये वाला पॉइंट आगे नीचे गिरेगा, जब इसको चिपटा करूंगा तो क्या होगा, मेरी बात समझना, ये वाला पॉइंट आगे एकदम नीचे गिरेगा जस्ट, पर इस एक्सिस से इसके परपेंडिकुलर दूरी विल नॉट चेंज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। तुम सिस्टम को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यू नीड टू मॉडिफाई इन सच अ मैनर कि उस मास की वैल्यू ना चेंज हो, मतलब मास खुद ना चेंज हो, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी ना चेंज हो। मैंने इसको जब चपटा किया तो तुम देखो आगे नीचे जस्ट गिरेगा, एकदम ऐसे पड़ा हुआ, दबा दिया, हॉलो है तो डिस्क बन जाएगा, हॉलो है तो क्या बन जाएगा, डिस्क, है ना। जैसे ही वो डिस्क बना मेरे लिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना, तो इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना है, mr²/2। फिल कर पा रहे हो, डन। और बातें करो, और सुनो। अब ये तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिए मैंने, कुछ स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट, जैसा इसका इधर, अगर इसका मुझे डायमीटर के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल, अब भाई मुझे कुछ भी चाहिए हो सकता है, सवाल में अलग अलग तरीके के वैरायटी होंगे, है ना। तो अगर मुझे मान लो ऐसे चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करूंगा, हाउ आई विल कैलकुलेट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछे जा सकते हैं डिफरेंट एक्सिस के अबाउट इन द सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं। जो हम सिस्टम, जो 8 सिस्टम हमने नाम देखे, वैसे तो मेनली क्या होता है कि 7 है, 7 में भी क्या है, 6 है, हॉलो नहीं है, हॉलो स्फीयर नहीं है, है ना, सॉलिड स्फीयर है, और बाद में कोन तो है ही नहीं, कोन का तो कोई मतलब ही नहीं है।
पर लेकिन फिर भी है ना, जो हमने 8 पढ़े हैं उनके अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे जा सकते हैं ऑन डिफरेंट एक्सिस के अबाउट हमसे पूछे जा सकते हैं। तो उन सबको पढ़ना है कि हाउ टू कैलकुलेट दोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पढ़ना है, राइट। तो उनके लिए कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। पहला थ्योरम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। डिफरेंट तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ना। देखो समझो, हाँ बोला सम थ्योरम्स, पहला थ्योरम है, 2 ही थ्योरम है, 2 थ्योरम है बस, है ना। सुनो पहला, फर्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो समझो, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है वो देखो। बोला गया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे ये मैं स्फीयर का ही एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। बोला गया इसका जो सेंटर ऑफ मास है क्या है? क्या है? सेंटर ऑफ मास। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, उससे पास होने वाली मान लो कोई एक्सिस है। मैंने कहा ठीक है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ICUM। क्या है? ICUM। डन, पक्का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अब मुझे चाहिए किसी और एक्सिस का, मान लो इधर है कुछ, और ये पर लेकिन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। तभी नाम ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो 2 एक्सिस होनी चाहिए जो पैरेलल हो, कॉमन सेंस कहती है, हाँ, कि भाई 2 एक्सिस होनी जो पैरेलल है। अब बोला इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी मान लो d है। कितनी है? d। तो जो ये नई वाली एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICUM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ICUM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, इसके अबाउट न्यू एक्सिस जो ये पैरेलल वाली है, पैरेलल वाली के अबाउट ICUM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है? दूरी उन दोनों के बीच में। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। देख के लग रहा होगा डरावना, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखो इधर बोर्ड पे, बहुत ही आसान। यही स्फीयर ले लेता हूं एक, सेंटर के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICUM पता है कितना है? 2/5 mr²। ये लिखा है, मतलब ये वाला क्या है? सॉलिड स्फीयर। कोई सॉलिड स्फीयर है ना। अब बोला गया इससे पैरेलल वाला, ये कॉर्नर वाला टेंजेंट बना। याद करो मैंने ये भी बोला था कि टेंजेंट क्या वो चाहिए हो, तो टेंजेंट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ट्राई करो एक बार, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, टेंजेंट के अबाउट। इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास पे है, इससे r दूरी पे पूछा गया है। r दूरी पे है तो मतलब d की जगह r लिखना है, और तो कुछ करना है नहीं। तो i की वैल्यू 2/5 ICUM प्लस md²। m इंटू डी की वैल्यू है r², तो ये आ जाएगा 7/5 mr²। साफ साफ दिख रहा होगा। चमका ही नहीं तुम लोगों को, मुझे लग रहा है। हाँ, बहुत ही छोटी सी बात है, जस्ट उसको शिफ्ट कर लेना है। md², d दूरी पे ना, तो शिफ्टिंग कर ली। तो यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स। किसी भी ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स पे हमें कैलकुलेट करने को आ सकता है ना। तो एक छोटा सा यूज बताया मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। मैंने कहा ऐसा हो सकता है। एक और बताता हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक और थ्योरम नहीं, फटाफट छापो, पागल हो जाओ एकदम दुनिया में। आज तो इस रोटेशन को जला के ही हटेंगे। डन डन।
अभी सब बताता हूँ, है ना, धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे, धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। एंगल, लोग पूछे सका एंगल पे हो, तो एंगल पे होगा तो पैरेलल एक्सिस नहीं यूज कर पाएंगे, कुछ और यूज करना पड़ेगा, कुछ और भी बता रहा हूँ थ्योरम, इसीलिए एक दो, हाँ धीरे धीरे सब कवर करेंगे, हाँ धीरे धीरे सब कवर करेंगे, परेशान ना हो। अगला है कुछ और भी, अगला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। We have perpendicular axis theorem. Next one. पक्का 100% परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सुनो ध्यान से, लोग तबाही हो रही है लोगों की, कुछ लोग की समझ रहे हैं, सुनो इधर ध्यान से पढ़ लो, टाइम पास मत करो। हाँ देखो इधर बोला गया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलते हैं कि मान लो कोई भी ये बॉडी है, हाँ पर लेकिन ये बॉडी प्लेनर है, क्या है प्लेनर, मतलब 2D है, 2D या 1D ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, नॉट एप्लीकेबल फॉर 3D ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3D ऑब्जेक्ट। I again repeat, perpendicular axis theorem is not applicable for 3D object। 3 बार बोली गई हैं बातें, है ना, कि perpendicular axis theorem 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, ये चौथी बार भी बोल दी। ध्यान से याद रखना इस बात को, बस 2D या 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, खासकर तो 2D की बात करेंगे, नॉट फॉर 1D एज वेल। बस सुनो, देखो 2D ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, देखना बोला ये क्या बोलता है कि कोई भी 2 एक्सिस पकड़ लो, 3 एक्सिस कोई भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी एक्स वाई जेड ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, जो कि वो आसान होती है ना, तो मान लिया एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक बाहर के साइड है अपनी, यह है जेड एक्सिस। क्या है जेड एक्सिस, तो 3 तरीके की एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब तुम देखो जो बॉडी है, ये 2D बॉडी अभी कौन सी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, किस में है, एक्स वाई प्लेन में, और जो तीनों एक्सिस है वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, अंग्रेजी का शब्द है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, राइट। तो एक्स वाई जेड तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो एक्स और वाई वो एक्सिस है जिस एक्सिस में ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट प्लेन में है, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है उस प्लेन में कोई भी 2 एक्सिस मान ली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो थर्ड एक्सिस है जो इन दोनों के प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, बोला गया एक्स और वाई एक्सिस क्या है, कोई भी 2 एक्सिस जो जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है उसी प्लेन में है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। फिर क्या बोला कि ये दोनों एक्सिस किसी एक पॉइंट से पास हो रहे होंगे, उसी पॉइंट से भाई एक और एक्सिस पास हो रही होगी जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसको z है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, पक्का 100%। दो मत, एप्लीकेशन एक एग्जांपल लेते ही सब क्लियर हो जाता है। देखो बोला गया मान लो ये कोई अपनी रिंग है, क्या है रिंग की ये 2 एक्सिस बना ली, ये दोनों डायमीटर के अबाउट है और ये अपना सेंटर वाला है जो बाहर के साइड आ रहा है, समझ में आ रही है बात, ये वाला रेडियस r है, इसका मास m है, रिंग है। मुझे बोला गया इसके अबाउट डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। चमक रही बात, अभी तक रिंग ऐसे ही नाच रही थी, अब की बार डायमीटर के अबाउट, मतलब रिंग ऐसे नाच रही है, पलट के, फील कर पा रहे हो, है ना, या ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही होगा, तुम देखो दोनों डायमीटर ही एक तरीके से, ये वाला और ये वाला दोनों डायमीटर ही हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट वही इसके अबाउट भी, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेंगे, राइट। अब देखो बहुत ही आसान है एकदम, सेंटर ऑफ मास से ये वाले से पास होने वाला हमें पहले से ही पता है, एक तो अब सेंटर ऑफ मास से पास होते ही
बच्चा बोलता है सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अबे भाई साहब, पैरेलल के लिए इसके पैरेलल कोई और एक्सिस है क्या तेरे पास? इसके पैरेलल कोई और एक्सिस है क्या? नहीं ना, हम ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिख रहा है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये रिंग है, डिस्क है, तो लग रहा है। स्फीयर और हॉलो स्फीयर या सॉलिड इसमें स्फीयर होता तो नहीं लगता। एग्रीड? पक्का? आंसर बता रहे हैं कुछ लोग है ना जो गड़बड़ लग रहा है मुझे। अब सुनो, इधर देखो। अब तो मैंने बोला कि इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी आई, इसका भी आई, तो मतलब आई प्लस आई इज इक्वल टू आई अबाउट ये वाला जेड एक्सिस बोल देता हूं मैं, बाहर वाला आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर। आई जेड के अबाउट, भाई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, इनके अबाउट तो निकालना था। ये वाला भी आई, ये वाला भी आई, तो टोटल कितना हो गया? 2i इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मतलब आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई 2, हाफ। क्या हो गई? हाफ। हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल सही बता रहे लोग। डन है ना? 2 एम आर स्क्वायर नहीं है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2। भाई तुम देखो, ये ऑब्जेक्ट इन्हीं दोनों एक्सिस के प्लेन में है। ये दोनों एक्सिस इसी प्लेन की है जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है, और ये वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला आई जेड है, और ये एक तरीके से आई एक्स और आई वाई है। डन है? पक्का? ऐसा ही डिस्क के लिए निकाला जा सकता है। डिस्क के लिए डायमीटर के अबाउट निकालूंगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 शैल बी इक्वल टू 2i, तो i की वैल्यू आएगी एम आर स्क्वायर बाई 4। i की वैल्यू कितनी आएगी? एम आर स्क्वायर बाई 4 फॉर डिस्क। डायमीटर अबाउट डिस्क है ना, डिस्क के लिए कितनी आएगी? एम आर स्क्वायर बाई 4। चमक रही बात है? 100% है ना, डिस्क के लिए है ना। इधर एम आर स्क्वायर बाई 2, ये भी 2i, क्योंकि ये डिस्क बना लो तो इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 मान लो, तो ये 2i आ जाएगा, तो i इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। तो डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4। ये भी बातें याद होनी चाहिए। डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4। पक्का? और सुनो, एक और बता रहा हूं, वो भी याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जो भी समझ लो, पर लेकिन वो भी याद होना चाहिए जो अगला निकाल रहा हूं। ये रॉड है, सेंटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पर इसके अबाउट पूछा गया, एंड के अबाउट। इसकी लेंथ L और इसका मास M। देखते ही कुछ ख्याल आना चाहिए डायग्राम कि कौन सा एक्सिस, कौन सा थ्योरम लगने वाला है। डायग्राम देखते ही तुम्हें ख्याल आना चाहिए कि कौन सा एक्सिस लगने, कौन सा थ्योरम लगने वाला है। पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस, देखते ही दोनों पैरेलल हैं, तो मतलब क्या लगने वाला है? पैरेलल एक्सिस है ना। पैरेलल एक्सिस लगने वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है ICM, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया था ml स्क्वायर बाई 12। तो और इससे जो ये वाली दूरी है ये है L बाई 2, मतलब यही D है। यही तो क्या है? D। भाई आई सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी है एक्सिस की? L बाई 2, राइट। तो ICM की वैल्यू है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस दूरी वाली m L बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये है m L स्क्वायर बाई 12 प्लस m L स्क्वायर बाई 4। जुड़ेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा 3, तो 4 अपना ml स्क्वायर बाई 12, मतलब यह आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जोड़ घटा के किया है, वो तो कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल ml स्क्वायर बाई 3 लोग बता रहे हैं। पक्का है ना? तो ml स्क्वायर बाई 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट, तो रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3, रॉड के सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, रिंग के प्लेन के सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन mr स्क्वायर, रिंग के डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, डिस्क के सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन mr स्क्वायर बाई 2, सेंटर रिंग डिस्क के डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 4, हॉलो सिलेंडर का है mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर है mr स्क्वायर बाई 2, राइट। हॉलो स्फीयर 2 बाई 3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2 बाई 5 mr स्क्वायर।
याद होनी चाहिए बातें, हॉलो कोन mr²/2 रटा होना चाहिए सब। चमक रही बातें तुम लोगों? पक्का? नेक्स्ट क्लास में वापस बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वापस बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है? मरो मत और भागो मत।